सभी को नमस्कार। मैं मनोज मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत व्यंजन संधि के बारे में। देखिए, संधि के तीन प्रमुख भेद होते हैं, स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। इससे पहले हम स्वर संधि के बारे में 3 क्लास लाइव लेकर के पढ़ चुके हैं। स्वर संधि से संबंधित 3 वीडियोज़ पहले से चैनल पर डाले हुए हैं। आज हम संधि का चौथा वीडियो लेकर के आपके सामने आए हैं। इस वीडियो में हम व्यंजन संधि, जिसको संस्कृत में हल संधि भी कहते हैं, उस व्यंजन संधि या हल संधि के 5 प्रमुख नियमों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्यंजन संधि कहते किसे हैं, किस चीज़ को व्यंजन संधि कहा जाता है। इसकी परिभाषा क्या है कि जब किसी व्यंजन वर्ण के साथ, व्यंजन यानी हल वर्ण है, व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन अथवा स्वर वर्ण का मेल होता है तो वहाँ व्यंजन संधि मानी जाती है। व्यंजन के साथ व्यंजन भी हो सकता है अथवा स्वर भी हो सकता है, तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। संस्कृत में इसे हल संधि के नाम से पढ़ा जाता है। इस संधि में प्रमुखतः 3 स्थितियां हमें प्राप्त हो सकती हैं। 3 स्थितियां कौन कौन सी? यदि प्लस से पहले स्वर वर्ण है और प्लस के आगे व्यंजन वर्ण है तो वो व्यंजन संधि होगी। जैसे शिव प्लस छाया में कौन सी संधि है? तो शिव पद में अंत में ए स्वर आया है और छाया के आरंभ में 6 व्यंजन वर्ण है, तो स्वर प्लस व्यंजन का मेल हुआ तो यहाँ व्यंजन संधि मानी जाएगी। दूसरी स्थिति, व्यंजन वर्ण पहले हो और स्वर वर्ण बाद में हो तो भी व्यंजन संधि होती है। जैसे जगत प्लस ईस में कौन सी संधि है? तो जगत में पहले तय व्यंजन है और ईस में ईस स्वर बाद में आया है तो भी ये व्यंजन संधि होगी। तीसरी स्थिति, पहले व्यंजन हो और बाद में भी व्यंजन वर्ण हो तो भी व्यंजन संधि ही मानी जाती है। जैसे जगत प्लस नाथ में कौन सी संधि है? तो जगत में अंत में तय है और नाथ के आरंभ में न है, दोनों तरफ व्यंजन वर्ण आ रहा है तो यह भी व्यंजन संधि होगी। तो व्यंजन संधि में 3 स्थितियां आ सकती हैं। स्वर प्लस व्यंजन हो तो व्यंजन संधि होगी, या व्यंजन प्लस स्वर हो तो व्यंजन संधि होगी, और व्यंजन प्लस व्यंजन हो तो भी व्यंजन संधि होगी। अब इस संधि में नियम कैसे कार्य करते हैं, किस किस प्रकार से संधि कार्य विच्छेद कार्य कर सकते हैं, इसमें लगभग 9-10 नियम हमें पढ़ने को मिलेंगे। इनमें से पहला नियम हम ले रहे हैं। पहला नियम क्या है, जिसको हम पढ़ते हैं हिंदी में तीसरे वर्ण की संधि का नियम। तीसरे वर्ण की संधि का नियम, संस्कृत व्याकरण में इसे जस्त्व संधि के नाम से पढ़ा जाता है। ये नियम क्या कहता है? तीसरे वर्ण की संधि का नियम क्या है, जस्त्व संधि क्या है? देखिए, यदि अपने पास प्लस से पहले यानी प्रथम पद के अंत में कै चे टे ते पे, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण है ये, कै चे टे ते पे, ये लिखा हुआ हो, और प्लस के आगे जो सबसे पहला वर्ण है वो किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो, अथवा येरेलेवे हो, या फिर कोई भी स्वर वर्ण हो। अगर ये शर्त पूरी हो जाती है और वहाँ संधि करने के लिए कहा जाता है तो क्या करेंगे? क है तो ग में बदल देंगे, च है तो ज हो जाएगा, ट है तो ड कर देंगे, त है तो उसे द में बदल देंगे, और प है तो उसे ब में बदल दिया जाएगा। पहला वर्ण है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, इसलिए इसे हम तीसरे वर्ण की संधि का नियम कह देते हैं। संस्कृत में जस्त्व संधि होती है। कैसे? देखिए, इसके कुछ उदाहरण आपके सामने आ रहे हैं। क्या उदाहरण है? वाक प्लस ईस, वाक के अंत में क है और आगे ईस में ई स्वर वर्ण आया है, क के साथ में स्वर का मेल हुआ तो यहाँ संधि करने पर क अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर ग में बदलेगा और ये शब्द क्या बन जाएगा? वागीस बनेगा। ऐसे प्राक प्लस ऐतिहासिक की संधि करो तो इसका सही संधि रूप बनेगा प्रागैतिहासिक। दिक प्लस गज
इसमें दिक में क है, आगे गज में ग, तीसरा अक्षर आ गया है तो ये क तीसरे ग में बदलेगा और शब्द बनेगा दिग्गज। ऋक प्लस वेद से ऋग्वेद, दिक प्लस अंबर की संधि करो तो दिगंबर होगा। वाक प्लस दान की संधि क्या होगी, वागदान हो जाती है, ग में बदल गया, वागदान हो गई। वागदान का अर्थ होता है सगाई, एंगेजमेंट जो होती है उसको वागदान कहा जाता है। ऐसे देखें तो अच प्लस अंत की संधि करो, अच में च अंत में है, आगे स्वर है तो च तीसरे अक्षर जय में बदलेगा और शब्द अजंत बनेगा। अच प्लस आदि की संधि आजादी होगी, च का जय हो गया, आ जुड़ गया, आजादी बना। ऐसे सट प्लस आनन, सट में ट है अंत में तो वो तीसरे अक्षर डे में बदल जाएगा और शब्द सड्डानन बनेगा। सट प्लस रस सड्रस, ट का डे होकर के और रे साथ में जुड़ करके सड्रस बना। सट प्लस गुण की संधि सडगुण होगी। सट प्लस यंत्र की संधि ट का डे होकर के षड्यंत्र, इस तरीके से शब्द बनेगा। ऐसे देखें तो जगत प्लस अंबा, जगत में तय है, आगे स्वर वर्ण ए है तो तय अपने तीसरे अक्षर में बदलेगा द में और शब्द बनेगा जगदम्बा। ऐसे जगत प्लस ईस से जगदीश, सत प्लस आचार से सदाचार, चित प्लस रूप से चिद्रूप और सत प्लस उपदेश से सदुपदेश, ऐसे शब्द बन जाते हैं। तय है वो तीसरे अक्षर द में बदला है। ऐसे देखें तो अप प्लस जय की संधि करो, यहाँ प है, प के आगे तीसरा अक्षर जय है तो ये प भी अपने तीसरे अक्षर ब में बदल जाएगा और शब्द होगा अब्ज। अप यानी पानी, जय यानी जन्म लेने वाला, पानी में जन्म लेने वाला कमल होता है तो अब्ज कमल को कह देते हैं। ऐसे अप प्लस द, यहाँ पर भी द तीसरा अक्षर है तो ये शब्द जो बनेगा वो अब्द हो जाएगा। अप प्लस द की हम संधि करेंगे तो इसका जो संधि रूप बनेगा वो बादल तो अर्थ होता है और जो शब्द बनेगा वो शब्द क्या होगा, अब्द शब्द बन जाएगा। ऐसे अप प्लस धी से बनेगा अबधि, अप प्लस धी अबधि। तुक प्लस आगम तुगागम, दिक प्लस दर्शन दिग्दर्शन, ऐसे रूप बन जाते हैं और इनमें तीसरे वर्ण की संधि का नियम जस्त्व संधि लागू होती है। चलिए दूसरा नियम हम पढ़ते हैं। तीसरे वर्ण के नियम के बाद में दूसरा आता है चौथे वर्ण की संधि का नियम। इसको पूर्व सवर्ण संधि के नाम से पुकारा जाता है संस्कृत व्याकरण में। पूर्व सवर्ण संधि हिंदी में हम पढ़ेंगे चौथे वर्ण की संधि का नियम। ये नियम क्या कहता है, इसमें भी प्लस से पहले तो क च ट त प या फिर द भी हो सकता है। प्लस से पहले क च ट त प प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर या द भी हो और प्लस के आगे है लिखा हुआ मिल जाए तो क्या करें, तो उस स्थिति में भी ये जो पहला अक्षर है वो अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। क है वो ग में बदलेगा, च ज में बदलेगा, ट ड में, त द में, प ब में। अगर आगे द है तो वो द ही रहेगा, तीसरा अक्षर है तीसरा ही रहेगा। आगे का जो है होता है उस है को हम विकल्प से चौथे वर्ण में बदल देते हैं, यानी जो इधर हमने तीसरा किया है उसी के वर्ग का उसी की लाइन का चौथा अक्षर है की जगह पर लिख सकते हैं, लेकिन वो विकल्प से, विकल्प का मतलब होता है अगर है की जगह पर चौथा अक्षर लिख देंगे तो भी सही माना जाएगा और है को है लिखेंगे तो भी सही माना जाएगा। ये विकल्प से होता है, बदल भी सकते हैं नहीं भी बदल सकते, दोनों ही स्थितियों में सही माना जाता है। जैसे कुछ उदाहरण इसके देखिए, वाक प्लस हरि की संधि करो तो वाक पहले क है, क के आगे है लिखा हुआ आ गया तो क तो तीसरे अक्षर ग में बदल गया और है की जगह पर ग की ही लाइन का चौथा अक्षर घ हो जाएगा और शब्द बनेगा वाघरी। ये घ विकल्प से होता है तो है का है भी रख सकते हैं तो दूसरा रूप बन जाएगा विकल्प में वाघहरी। दोनों ही रूप मान्य हैं, दोनों में से एक का चयन करना हो तो चौथे अक्षर वाला नियम दोनों में से एक पहले सही माना जाएगा। ऐसे अच प्लस हीन, पहले च है आगे है तो च ज में बदलेगा और है चौथे अक्षर झ में बदलेगा और शब्द अझीन बनेगा, अथवा है का है रखें तो अजहीन भी बोल सकते हैं। ऐसे सट प्लस हार,
से षड्हार बनेगा या षड्हार बन जाएगा, टे का डे और है का चौथा अक्षर ढे हो गया। जगत प्लस हारिणी की संधि करो तो तय का तो दे होगा और है की जगह पर चौथा अक्षर ध हो गया और शब्द बनेगा जगत धारिणी। जगत प्लस हारिणी की जगधारिणी अथवा है का है रखें तो जगत हारिणी ये रूप भी बनाया जा सकता है। ऐसे ही अप प्लस हरण, यहाँ पहले पे है, पे के आगे चौथा अक्षर है लिखा हुआ है तो पे का तो अपन तीसरा अक्षर ब कर देंगे और है की जगह पर चौथा अक्षर भ कर देंगे तो अपहरण बनेगा, या है का है रखें तो अपहरण भी हो सकता है। अप यानी पानी और हरण यानी चोरी, पानी की चोरी करना अपहरण कहलाता है। ऐसे ही और उदाहरण देखें, पद आ रहा है अपने पास मरुत प्लस हारिणी, तय है, तय के आगे है तो तय का तो दे कर देंगे, है का ध कर देंगे तो मरुद धारिणी ये रूप बनेगा। यहाँ भी विकल्प से है का है भी रख सकते हैं तो मरुद हारिणी रूप भी बनाया जा सकता है। ऐसे ही जगत प्लस हर्ता की संधि करो तो क्या बनेगी, जगधर्ता बनेगी। उद प्लस हार की संधि करो तो उद्धार, है का ध करते हुए उद्धार, दे का तो द रहेगा, है का चौथा अक्षर ध होकर के उद्धार बनेगा। उद प्लस हरण से उद्धरण बनेगा। तद प्लस हित से तद्धित बनेगा, तद प्लस हित से तद्धित। और अच प्लस ह्रस्व की संधि करो तो अज्रस्व इस रूप में लिखा जाएगा, च का ज हो गया और है के स्थान पर चौथा अक्षर ज होकर के अज्रस्व ये रूप बनेगा। इनमें विकल्प से है का है रखना चाहें तो वो रूप भी बनाया जा सकता है, वो भी सही माना जाता है। तो ये चौथा नियम है। अब कुछ शब्दों में हमें समस्या आती है कि उद का प्रयोग सही माने या उत का प्रयोग सही माने। ऐसे ही तद का प्रयोग सही होता है या फिर तत् का प्रयोग सही होता है। एक मृद पहले शब्द शुद्ध होता है या मृत होता है। ऐसे ही शरद शब्द शुद्ध होता है या फिर शरत शुद्ध होता है। यानी ऐसी समस्या आती है कि हम दे का प्रयोग सही माने या तय वाला प्रयोग सही माने। तो वैसे तो ये दोनों ही प्रकार के रूप मान्य होते हैं, दोनों ही स्थितियां सही हैं, लेकिन दोनों में से एक का चयन करना हो तो ये जो चार हैं उद उत तद तत् मृद मृत शरद और शरत, इन चार स्थितियों में आने पर तो द वाला रूप है वो ही पहले सही माना जाएगा। इन चार में द की स्थिति को सही उत्तर माना जाता है और इन चार के अलावा कोई अन्य शब्द हो तो फिर वहां पर तय वाले को सही मान लेंगे। उद तद मृद शरद में द वाले को पहले सही मानना है और अन्य कोई शब्द आए तो वहां तय वाले को सही मानना है। तो इसमें उद तद वरु वाले रूप हमने सही माने हैं। अब चलते हैं अपन तीसरे नियम की ओर। पहला हो गया तीसरे वर्ण की संधि का नियम, दूसरा चौथे वर्ण की संधि का नियम और तीसरा आता है पांचवें वर्ण की संधि का नियम। ये भी संस्कृत में पूर्व सवर्ण संधि के नाम से पढ़ा जाता है। ये नियम क्या कहता है, इसमें भी प्लस से पहले अपने पास कै चे टे ते पे प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर है या दे भी आ सकता है और प्लस के आगे पांचवा वर्ण होना चाहिए। वर्ग का कोई भी पांचवा वर्ण हो सकता है, हालांकि उदाहरण में ज़्यादातर न या मैं के ही उदाहरण मिलते हैं। तो प्लस से पहले तो कैचे टहते पे या दे लिखा हुआ हो और प्लस के आगे न अथवा मैं लिखा हुआ हो, पांचवा वर्ण लिखा हुआ हो। तो संधि करने पर वहाँ क्या करेंगे, जो पहला वर्ण है उसको अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल दिया जाएगा। क है तो क की लाइन का पांचवा वर्ण ग होगा, च की जगह पर ये होगा, टे के स्थान पर ण होगा, ते के स्थान पर न होगा, पे के स्थान पर मैं होगा और द है तो द की भी लाइन का पांचवा वर्ण न है, न कर दिया जाएगा। ये पांचवें वर्ण की संधि का नियम होता है। प्लस से पहले कैचे टहते पे प्लस के आगे पांचवा वर्ण न या मैं होना चाहिए, तो पहला वर्ण अपने पांचवें वर्ण में बदल जाएगा अपने ही वर्ग में। जैसे उदाहरण देखिए, वाक प्लस मय, यहाँ पहले क आ रहा है
आगे मय में मैं पांचवा अक्षर है, तो संधि करने पर ये क है वो अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर ग में बदलेगा और शब्द बनेगा वांगमय। वाक प्लस मय की संधि करो तो वांगमय बनेगा। प्राक प्लस मुख से क्या बनाएंगे, प्रांग मुख बनेगा। ऋक प्लस मंत्र की संधि करो तो यहाँ पर भी क पांचवें अक्षर में जाएगा, रिंग मंत्र पद बन जाएगा। दिक प्लस नाग की संधि करो तो दिंग नाग बनेगा। दिक प्लस मूड की संधि क्या होगी, दिंग मूड होगी। अप प्लस मय से क्या बनेगा, या पहले अपन, ये तो कै वाले उदाहरण थे, चैका देखें। अच प्लस मय से अय मय बनेगा, चैका पांचवा अक्षर यह है तो अय मय हो गया। सट प्लस मास सणमास बनेगा। सट प्लस मूर्ति से सण मूर्ति बनेगा। ये अच मय अय मय का मतलब क्या हुआ, तो अच यानी स्वर और मय यानी युक्त, स्वर से युक्त कोई भी शब्द है वो वर्ण है वो अय मय कहलाता है। ऐसे ही जगत प्लस नाथ, यहाँ पहले तय है आगे न पांचवा अक्षर है तो तय का न होकर के जगन्नाथ बनेगा। जगत प्लस माता तो जगन माता बनेगा। उत प्लस या उद प्लस नति से क्या बनेगा, तो उन्नति, दय का न होकर के उन्नति बनेगा। ऐसे ही अप प्लस मय से अमय, पै के आगे पांचवा अक्षर है तो पै की लाइन का पांचवा मैं हो गया और शब्द अमय बनेगा। अप यानी पानी, मय यानी युक्त, पानी से युक्त, जल से युक्त अमय कहलाता है। उद प्लस नयन से उन्नयन। तद प्लस मय से तन्मय, दय का न होकर के। सत प्लस नारी से सन्नारी बनेगा। उद प्लस मुख से उन्मुख बनेगा। तद प्लस मात्रा, दय का न होकर के तन मात्रा बनेगा। सत प्लस मार्ग से सन मार्ग, ये पद बनेगा। तो इस तरीके से पहले अक्षर के आगे पांचवा अक्षर होने पर पहला अक्षर भी पांचवें अक्षर में बदल जाता है, वो संधि पूर्व सवर्ण संधि मान ली जाएगी। इसमें एक अपवाद भी मिलता है कि प्लस से पहले मृद या मृत लिखा हुआ हो और आगे पांचवा अक्षर मय आदि आते मय या न हो, तो नियमानुसार तो द या तय है वो पांचवें अक्षर न में बदलने चाहिए, मृन्मय होना चाहिए। लेकिन ये मृन्मय रूप गलत माना जाता है। इनमें पहले जो री है, हालांकि ये बदलता न में ही है, लेकिन मृद मृत में पहले री आ गया, उस री के प्रभाव से न का अणय हो जाता है, तो मृण्मय रूप शुद्ध माना जाएगा। अणय वाला रूप शुद्ध होगा, न लिखेंगे तो वो गलत रूप मान लिया जाएगा। ऐसे मृद प्लस मूर्ति की संधि करो तो वहाँ पर भी अगर हमने मृण मूर्ति रूप लिख दिया तो वो गलत रूप माना जाएगा, और मृण मूर्ति लिखेंगे तो सही रूप माना जाएगा। तो मृद मृत में ध्यान रखें, वहाँ न नहीं करना है, न के बजाय न का प्रयोग अपन करते हैं वो गलत है, उसके बजाय अण का प्रयोग करना है, वही शुद्ध माना जाता है। ये पांचवें वर्ण की संधि का नियम था। अब देखिए चौथा नियम क्या है। चौथा नियम इसका आता है वो है हलंत में की संधि का नियम, कि प्लस से पहले हलंत में लिखा हुआ मिल जाए तो वहाँ क्या नियम कार्य करता है। इस संधि को संस्कृत में पढ़ते हैं अनुस्वार संधि या फिर परसवर्ण संधि के नाम से। अनुस्वार संधि भी कह सकते हैं या परसवर्ण संधि भी कह सकते हैं। इसमें नियम क्या होते हैं, क्या लागू होते हैं, तो अलग अलग प्रकार के 4-5 नियम लागू करेंगे। इस चौथे नियम का पहला उपनियम आ रहा है कि यदि प्लस से पहले हलंत में लिखा हुआ है और प्लस के आगे कोई भी स्पर्श व्यंजन लिखा हुआ होता है। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, कैसे लेकर के मैं तक के जितने भी व्यंजन वर्ण हैं वे सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो प्लस से पहले हलंत में हो और प्लस के आगे उसके साथ स्पर्श व्यंजन वर्ण का मेल हो रहा हो। स्पर्श व्यंजनों में 2 को छोड़ देना है, न या मैं नहीं होना चाहिए। न मैं को छोड़ करके अन्य कोई वर्ण लिखा हुआ मिल जाए तो क्या करें, तो देखिए क्या होगा। तो वहां हम इस मैं को विकल्प से या तो अनुस्वार कर देंगे, मैं की जगह पर अनुस्वार भी कर सकते हैं, या फिर मैं की जगह पर 5वां वर्ण भी कर सकते हैं। 5वां वर्ण कौन सा करेंगे, आगे का अक्षर देखना है, दूसरे पद के आरंभ में क्या है, उसी की लाइन का, उसी के वर्ग का 5वां वर्ण हमें करना है। जैसे सम प्लस कर, इसकी संधि करो। तो देखिए यहाँ प्लस से पहले मैं हलंत में लिखा हुआ है
और आगे कै लिखा हुआ आ गया, स्पर्श व्यंजन आ गया, तो संधि करो तो हम इस मैं की जगह पर अनुस्वार कर दें तब तो शंकर ये वाला रूप बन जाएगा, शंकर ऐसे लिखा जाएगा। यदि अनुस्वार नहीं करना चाहें तो मैं की जगह पर पांचवा अक्षर भी कर सकते हैं, और पांचवा कौन सा होगा, कै की लाइन का आगे कै है तो कै की लाइन का पांचवा होगा और वो होगा गे, तब शंकर ऐसे रूप बनेगा। इस गे और कै को संयुक्त अक्षर बना करके भी लिख सकते हैं, तो संयुक्त लिखना चाहें तो ये शंकर इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तीनों ही रूप यहाँ मान्य होते हैं। शंकर ये भी सही है, शंकर ऐसा लिखे तो भी सही है, और ये शंकर भी शुद्ध रूप मान लिया जाता है। दोनों में भी अगर एक स्थिति आती है तो हिंदी में अनुस्वार वाले रूप को मान्यता दी जाती है और संस्कृत में पंचम वर्ण वाले रूप को पहले मान्यता दी जाती है। हालांकि दोनों ही रूप ये शुद्ध माने जाते हैं। ऐसे ही और उदाहरण देखें तो अम प्लस कै से अंक अनुस्वार कर दिया तो अंक बना, पांचवा अक्षर करेंगे तो अंक इस तरीके से लिखा जाएगा। अम प्लस गे की संधि करो तो अंग भी लिख सकते हैं, अथवा अंग इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। दोनों रूप यहाँ मान्य होते हैं। सम प्लस तोष की संधि करो तो अनुस्वार करेंगे तो संतोष बनेगा, और अनुस्वार नहीं करें तो तय की लाइन का पांचवा अक्षर न होकर के संतोष ऐसे भी लिखा जा सकता है। ऐसे सम प्लस चय, चय आ गया तो अनुस्वार कर देंगे तो संचय होगा, अन्यथा चय की लाइन का पांचवा अक्षर यह होकर के संचय ऐसे भी लिखा जा सकता है। ऐसे सम प्लस जय से संजय या संजय ये दो रूप मान्य होते हैं। सम प्लस धी की संधि करो तो संधि अनुस्वार कर दें, या ध की लाइन का पांचवा अक्षर न करने पर संधि भी हो सकता है। खम प्लस डे से खंड या खंड ये दो रूप मान्य हैं। दम प्लस डे से दंड या दंड ये दो रूप मान्य हैं। सम प्लस प्रसारण से संप्रसारण अनुस्वार कर दिया, या पै की लाइन का पांचवा अक्षर में करें तो संप्रसारण भी हो सकता है। ऐसे ही सम प्लस भावना से संभावना या संभावना बनेगा। कम प्लस पन से कंपन या कंपन, अलम प्लस कार से अलंकार या अलंकार, ऐसे रूप इसमें मान्य किए जाते हैं। तो प्लस से पहले पहला अक्षर आगे पांचवा अक्षर होने पर मैं को अनुस्वार भी कर सकते हैं, अथवा विकल्प से पंचम वर्ण पांचवें वर्ण में भी बदला जा सकता है। अब देखिए एक स्थिति आपके पास में आती है, अभी आया कि अलम प्लस कार की संधि करो तो अनुस्वार कर दिया, अलंकार बन गया, अथवा पंचम वर्ण करें तो अलंकार ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब पद आ जाए सम प्लस कार की संधि करो, अलम प्लस कार से अलंकार बना तो क्या संग प्लस कार से संकार बना दें, तो अगर हम इसकी देखा देखी संकार लिखेंगे तो ये गलत उत्तर माना जाएगा। इसका शुद्ध रूप संकार नहीं संस्कार होता है, ये शुद्ध रूप माना जाता है। अब ये कैसे बनता है, इसका नियम क्या है, तो देखिए इसका नियम है प्लस से पहले तो सम उपसर्ग होना चाहिए। सम उपसर्ग के साथ में कृ धातु से बने शब्दों, कृ धातु का कोई भी शब्द हो सकता है, जैसे कृत, कृति, कर्ता, कार, करण, करोति, ये सभी कृ धातु से बने हुए हैं। तो सम उपसर्ग के साथ कृ धातु से बने हुए शब्दों का मेल होने पर सम का जो उपसर्ग है, सम उपसर्ग के मैं को, सम उपसर्ग का जो मैं है उसको अनुस्वार में बदल दिया जाता है। मैं की जगह पर तो अनुस्वार कर देंगे, साथ ही दोनों पदों के बीच में दंते से का आगम भी होगा। मैं का अनुस्वार करना है और दोनों पदों के बीच में दंते से आधा से है उसका आगम किया जाता है, उसको भी लिख दिया जाता है, तब ये संस्कार जैसे शब्द बनते हैं। जैसे सम प्लस कृत तो मैं का अनुस्वार कर दिया और दोनों के बीच में आधा से दंते लिख दिया, संस्कृत बनेगा। सम प्लस कृति संस्कृति बनेगा। सम प्लस कर्ता संस्कर्ता बनेगा। सम प्लस कार से संस्कार बनेगा। सम प्लस करण संस्करण बनेगा। सम प्लस करोति संस्करोति, ये पद बनेंगे, व्यंजन संधि इनमें मानी जाएगी। इसी की देखा देखी अपन बनाते हैं। सम उपसर्ग होने पर तो मैं का अनुस्वार हो गया, दोनों के बीच में दंते से का आगम हो गया। अब सम के बजाय परि उपसर्ग आ जाए तो क्या करें, तो देखिए परि उपसर्ग के साथ कृ धातु से बने शब्दों कृत, कृति, कर्ता, कार, करण, करोति इत्यादि जो शब्द हैं उनका मेल होने पर क्या करेंगे, दोनों पदों के बीच में मूर्धन्य से का आगम कर दिया जाता है।
मूर्धन्य स का इनमें आगम होगा। हालांकि नियमानुसार पहले दंते सही आता है और फिर इणः सह एक सूत्र है, उसके प्रभाव से ये मूर्धन्य स में बदल जाता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि परि उपसर्ग पहले होना चाहिए, आगे क्री धातु का पद है तो दोनों पदों के बीच में आधा मूर्धन्य स लिख देना है। संधि करते समय मूर्धन्य स का आगम हो जाएगा। और इन पदों में अगर संधि का नाम पूछें तो विसर्ग संधि नहीं, जैसे तिरस्कार नमस्कार में विसर्ग संधि होती है, तो क्या परिष्कार में भी विसर्ग संधि होगी? तो उसमें विसर्ग नहीं, व्यंजन संधि ही सही उत्तर माना जाएगा। कभी भी विसर्ग को सही उत्तर नहीं माने परि उपसर्ग अगर बाहर निकलता है तो। जैसे परि प्लस कृत से परिष्कृत बनेगा, परि प्लस कृति मूर्धन्य स का आगम करें परिष्कृति बनेगा, परि प्लस कर्ता परिष्कर्ता बनेगा, परि प्लस कार से परिष्कार बनेगा, परि प्लस करण परिष्करण बनेगा, परि प्लस करोति परिष्करोति बनेगा। इनमें परि उपसर्ग के साथ में क्री धातु का पद आया है तो दोनों पदों के बीच में मूर्धन्य स का आगम होकर के ये रूप बने हैं। इनमें सभी में व्यंजन संधि ही मानी जाएगी, कभी भी इनमें विसर्ग संधि नहीं माने। तो पहला नियम था अपने पास, हलंत में पहले हो, आगे स्पर्श व्यंजन हो न में को छोड़कर, तो हलंत में का अनुस्वार भी हो सकता है अथवा पंचम वर्ण भी विकल्प से किया जा सकता है, दोनों रूप मान्य हैं। इसी का दूसरा नियम है कि प्लस से पहले हलंत में हो, आगे न या मैं आ जाए तो क्या करें, ऊपर लिखा न में को छोड़कर, यहाँ हम लिख रहे हैं न या मैं आ जाए तो क्या करें। तो अगर ये शर्त पूरी हो रही है, मैं के साथ न में लिखा हुआ मिले, तो वहां इस मैं को केवल पंचम वर्ण में ही बदला जाएगा, अनुस्वार वाला रूप मान्य नहीं होगा। प्लस हलंत में के आगे न या मैं होने पर अनुस्वार वाला रूप मान्य नहीं होता है, केवल पंचम वर्ण वाला रूप ही शुद्ध माना जाता है। जैसे आ गया पद सम प्लस मान की संधि करो, तो मैं का मैं रखते हुए सम्मान यही सही होगा। यहाँ हम अनुस्वार करेंगे सम्मान ऐसे लिखेंगे तो वो गलत रूप मान लिया जाएगा। ऐसे सम प्लस मुख से सम्मुख बनेगा, सम प्लस निहित मैं का न होकर के सन्निहित बन जाएगा, और सम प्लस न्यासी से मैं का आगे न है तो न होकर के सन्यासी ये वाला रूप बनेगा। इस तरीके से इनमें पंचम वर्ण ही शुद्ध है, अनुस्वार वाला रूप शुद्ध नहीं होता है। तीसरा नियम, यदि हलंत में के आगे हमें स्पर्श व्यंजन नहीं अंतस्थ व्यंजन या उष्म व्यंजन वर्ण लिखे हुए मिल जाएं, ये रे ले वे से है, ये वर्ण आगे लिखे हुए मिल जाएं तो क्या करें। तो ऐसी स्थिति में हम मैं की जगह पर केवल अनुस्वार ही कर सकते हैं, क्योंकि ये रे लवे में कोई पंचम वर्ण नहीं होता, से है वर्ग में, इसमें भी ये वर्गीय नहीं है, इसमें कोई पंचम वर्ण नहीं होता, चार चार वर्ण ही इनमें आते हैं, तो इनमें पंचम वर्ण हम कर ही नहीं सकते हैं, केवल और केवल अनुस्वार का प्रयोग ही इसमें सही उत्तर माना जाता है। जैसे सम प्लस योग, अब इसकी संधि करेंगे तो मैं का अनुस्वार होगा संयोग बनेगा, सम प्लस रचना संरचना बनेगा, सम प्लस लाप संलाप बनेगा, सम प्लस वाद से संवाद बनेगा, सम प्लस वेदना से संवेदना बनेगा, सम प्लस सय संशय, सम प्लस सार से संसार, सम प्लस हार से संहार, सम प्लस यम से संयम, सम प्लस यति से संयति। आगे ये रे ले वे से है आ रही है तो मैं का अनुस्वार ही हो सकता है, पंचम वर्ण नहीं होगा, इसलिए यहाँ इस प्रकार के रूप बन जाएंगे। इसमें एक संस्कृत व्याकरण का नियम अलग से और सीख लें। अगर संस्कृत व्याकरण कहता है कि प्लस से पहले मैं है और मैं के आगे हमें ये व या ले इन तीन अक्षरों में से कोई सा एक अक्षर लिखा हुआ मिले तो क्या करें, तो वहाँ इस मैं की जगह पर हम अनुस्वार भी कर सकते हैं, अथवा यह व ले होने पर आगे अगर यह है तो अनुनासिक यह का प्रयोग कर दो, वह है तो अनुनासिक वह लिख दो, और ले है तो अनुनासिक ले का प्रयोग कर दो, दोनों रूप मान्य हैं। अनुस्वार भी कर सकते हैं अथवा चंद्र बिंदु वाला यह व ले का प्रयोग भी किया जा सकता है। कैसे, जैसे सम प्लस यंता, पहले मैं है आगे यह लिखा हुआ है तो मैं का अनुस्वार कर दिया तब तो संयंता बनेगा, और अनुस्वार नहीं करें तो मैं की जगह पर अनुनासिक यह लिख देंगे तो संयंता ऐसा रूप भी मान्य होगा। ऐसे ही सम प्लस वत्सर आगे वह है तो इसमें संवत्सर अनुस्वार करने पर
और अनुनासिक व करें तो संवत्सर ऐसा भी लिखा जा सकता है। पुम प्लस लिंग, ज़्यादातर हम हिंदी में ये गलत लिख जाते हैं। पुल्लिंग लिखने वाले शब्द में पू के ऊपर अनुस्वार नहीं लगाते, केवल पुल्लिंग ऐसे लिख देते हैं या फिर पुल्लिंग इस तरीके से लिख देते हैं। यहाँ पर पू के ऊपर कोई अनुस्वार आदि का प्रयोग नहीं किया जाता, तो ये रूप गलत होता है। नियम देखिए आपके सामने है। पुम प्लस लिंग मैं है, मैं के आगे ले लिखा हुआ है तो मैं का अनुस्वार कर देंगे, तब तो पुल्लिंग ये वाला रूप सही होगा। और यदि ले पर ले मैं का अनुस्वार नहीं करते हैं, अनुनासिक ले करते हैं, तो पुल्लिंग ये वाला रूप भी बनाया जा सकता है। ये आधा ले है, इसको ई की मात्रा के अंदर ले लें तो फिर जो चंद्र बिंदु है वो पू के ऊपर जुड़ जाएगा और पुल्लिंग ये रूप ऐसे भी लिखा जा सकता है। दोनों ही प्रकार के, तीनों ही प्रकार के पुल्लिंग, पुल्लिंग या पुल्लिंग तीनों रूप शुद्ध माने जाएंगे। ये तीसरा नियम इसका हुआ। इसी में चौथा नियम है, यदि न या मैं के साथ में कोई भी स्वर लिखा हुआ मिल जाए तो क्या करें। तो स्वर होता है तो वो मात्रा के रूप में साथ में संयोग हो जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे जो भी स्वर है वो मात्रा के रूप में है, वो व्यंजन के मैं के साथ में आकर के जुड़ जाता है। यहाँ मैं को भी ले सकते हैं, मैं के साथ में न को भी शामिल कर सकते हैं। आधे न या मैं के साथ में कोई स्वर हो तो वहाँ केवल संयोग होता है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं होता है। कैसे देखिए, सम प्लस आदर की संधि करो तो मैं में आ जुड़ जाएगा, समादर इस तरीके से लिख देंगे, सब अन्य परिवर्तन नहीं हुआ है, मैं और आ का संयोग हो गया, समादर बना। सम प्लस आदृत समादृत बनेगा। सम प्लस आचार से सम आचार समाचार बनेगा। सम प्लस रिद्धि समृद्धि बन जाएगा, मैं में री जुड़ गया, समृद्धि बनेगा। सम प्लस उत्पत्ति से समुत्पत्ति बनेगा। ऐसे ही अन प्लस आदि न हो गया तो भी अन आदि अनादि। अन प्लस अंत अनंत। अन प्लस एक से अनेक। अन प्लस असन अनसन, न में ए जुड़ गया, अनसन बनेगा। अन प्लस रित से अनरित बन गया, अनरित। अन प्लस आवृत से अनावृत बनेगा और अन प्लस अधिकार से अनधिकार बनेगा। हम अनाधिकार शब्द बोल जाते हैं, लिख जाते हैं, अनाधिकार कोई शब्द नहीं होता, शुद्ध शब्द अनधिकार ही माना जाता है। ये चौथा नियम है। फिर देखिए, अभी हमने पढ़ा कि सम के आगे यर लव आदि आते हैं तो मैं का अनुस्वार हो जाता है। सम प्लस रचना से संरचना अनुस्वार करके बनाया। लेकिन देखिए, सम उपसर्ग के साथ में यदि राज धातु का मेल हो रहा हो और वहाँ संधि करने के लिए कहा जाए तो वहाँ पर क्या करते हैं, सम उपसर्ग के साथ राज धातु का मेल होने पर मैं और रा का संयोग हो जाता है, अनुस्वार कभी भी नहीं होता। इसका शुद्ध रूप क्या बनेगा, सम्राट बनेगा। ध्यान रखेंगे, ये सम प्लस राज की संधि करो तो सम्राट ऐसे रूप बनाना है। कहीं आप मैं का अनुस्वार करते हुए सन राज ऐसे लिख देंगे तो वो गलत रूप मान लिया जाएगा, सम्राट रूप इसमें शुद्ध मानना है। तो जैसे सम्राट बनाया वैसे ही कभी पूछ लें वी प्लस राज से क्या शब्द बनता है तो इसमें विराट शब्द शुद्ध होगा, विराज नहीं, विराट सम्राट ऐसे शब्द बना लिए जाते हैं। ये व्यंजन संधि के शुरू के 4 नियम हैं। अगले वीडियो में हम शेष नियमों को पढ़ेंगे, तब अगले वीडियो को इंतजार करें। तब तक सभी को धन्यवाद।